बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, अभी पीएसएल का खुमार उतरा नहीं है कि मजीद जीत जो है हमारा नसीब बनना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज़ है उसका आगाज़ हुआ है। कल पहला मैच था और उस मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। आपने देखा है नए खिलाड़ियों की वजह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही है और 200 से ज़्यादा का हदफ हमने दिया है। अब ये नए खिलाड़ियों की आमद है या पुराने खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी जिसकी वजह से हम ये मैच जीते हैं, पर उम्मीद करते हैं कि इसका तसलसल बरकरार रहेगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ है जिसका आगाज़ फातिहाना अंदाज में हुआ है और जहाँ पहले मैच में कौमी टीम ने 37 रन से फतह हासिल करके सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल। ये लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला गया मैच दिलचस्प मुकाबला हुआ जनाब, जहाँ कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 201 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। फिर उसके जवाब में बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा ओवर्स मुकम्मल होने से कबल 164 रन पर ही ढेर हो गई। लेकिन हमारी जो टीम है वैसे बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी है। कभी हम श्योर होकर कहते हैं कि ये सीरीज़ हम जीत जाएंगे, तो वो उसमें हमारे जो वो क्या कह सकते हैं प्रिडिक्शन जो है वो गलत साबित हो जाती है। लेकिन स्टिल अली की बात बिल्कुल ठीक है कि नया जो टैलेंट है उसकी वजह से मैं भी ये परफॉर्मेंस जो है उसमें खासा फ़र्क हमें दिखाई दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर बात करें तो खुसूसन हसन अली ने तबाकुन कारकर्दगी दिखाई और जो हरीफ टीम थी उसकी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। और सीरीज़ का दूसरा मैच कल खेला जाना है जिसमें बांग्लादेश वापसी की कोशिश भरपूर तौर पर करेगा। और जनाब, इसके साथ साथ आज यकम ज़िलहज भी है और ईद कुर्बा की आमद है। 9 दिन बाकी हैं। वैसे तो ये जो 10 दिन है इबादत के लिहाज से खासे इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देना है उसके लिए एक जानवर की तलाश जो है वो भी एक बहुत बड़ा हंट होती है। अली, आप बेहतर बता सकते हैं। विंडो शॉपिंग में तो आप जाते हैं। आपको पता है 9-10 दिन जो है जो लोग खरीद भी चुके हैं वो फिर भी जाते रहते हैं मवेशी मंडियों में और फिर जाकर देखते रहते हैं कि कहीं उन्होंने जो डील की है वो बेहतर हुई है या नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए खरीदारों का रश जो है वो अब भी बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ देखने जाते हैं और कुछ अपनी फैमिली को साथ लेकर जाते हैं। ये ईद से पहले ईद का समा होता है। घर में आ चुका है कुर्बानी का जानवर? बिल्कुल आ चुका है। तो बस फिर इधर उधर के जो हमसाये पड़ोसी हैं उनके बच्चे जरूर तंग करना शुरू कर देंगे, जैसे कि हमारे घर में बच्चे तंग कर रहे हैं इधर उधर देख के कि अब हमारा भी जानवर आ जाए। लेकिन कुर्बानी के जो जानवर है जनाब उनके रेट्स आपको पता है कि हर बार जब मंडी लगती है जो व्यापारी होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करना चाहते हैं। खरीदार कहते हैं जी जानवर खूबसूरत भी हो, तगड़ा भी हो और उन्हें कम कीमत में मिल भी जाए। जो तकरार है ना, ये बड़ी खूबसूरत सी तकरार है, ये 9 दिन चलती ही रहती है। तो इस चक्कर में हम जो लोग मंडियों की सूरत हाल जानना चाहते हैं उनके लिए हमारे नुमाइंदगान मंडियों में मौजूद होंगे। इन दिनों में आपसे उनकी भी मुलाकात करवाएंगे और अपडेट देंगे आपको कि क्या क्या रेट्स इस वक्त चल रहे हैं। और आज खसूसी तौर पर कराची की जो बड़ी मवेशी मंडी है उसका हवाला हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम शामिल करते हैं अपनी बड़ी खबर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि भारतीय जारहियत के खिलाफ सिफारती महाज पर पाकिस्तान सरगर्म है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर हैं। वो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती कमेटी रवा हफ्ते के आखिर में अमरीका रवाना होने का इम्कान है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर रही है। अभी तहरीक चलाने का ऐलान तो नहीं किया गया मगर तैयारियों का कह दिया गया है। उधर बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया 2 रोज़ कबल मीडिया से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने ये कहा है कि कुछ दो की बुनियाद पर बात करने को वो तैयार हैं। बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए। 2 साल से बताया नहीं जा रहा है बानी ऐसा क्या करें कि आप उन्हें रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। आज तक दौर में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो बानी PTI की बहन अलीमा खान टेबल पर बैठने की बातें कर रही हैं मगर बानी PTI सियासी क़यादत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जो है उनका ये कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस लिस्ट में आ गया, उम्मीद है 5 जून को सुना जाएगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी तहरीक जारी थी और जारी रहेगी। ये है सारी सूरत हाल, इस पर करनी हमने बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं अनीक, कैसे हैं आप? सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह।
सलमान साहब, सबसे पहले तो सफारती महाज पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान सरगर्म है और जिस तरह से हमारे डेलीगेशंस जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्टिव हैं, दूसरी जानिब हम देखें तो मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी खुद बढ़के मार रहे हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, अब ये जो मैदान जंग था अमली तौर पे अब ये सफारती जंग में तब्दील हो गया है और हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी बहुत प्रोएक्टिव सफारतकारी की तरफ आगे जा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक डेलीगेशन बनाया है, इस तरह से हिंदुस्तान ने कई डेलीगेशंस बनाए हैं और मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ ममालिक को सामने रख के बुनियादी नैरेटिव हिंदुस्तान ये बनाना चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है और भारत में होने वाली दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्वस है। पाकिस्तान ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है कि हिंदुस्तान ने पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर जो दहशतगर्दी की है, जो यहाँ पर जंगजुआना इक़दामात किए हैं, वो खित्ते की सियासत के लिए नुकसानदेह है। और साथ साथ वो ये भी कहना चाहता है पाकिस्तान के खुद भारत जो है पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है और हमारे पास शवाहिद मौजूद है। तो अब ये एक सफारती महाज पर एक जंग जो है वो जाएगी और उसमें देखना यह है कि हिंदुस्तान क्या रंग दिखाता है, पाकिस्तान क्या रंग दिखाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे प्रोएक्टिव हुए हुए हैं, आर्मी चीफ प्रोएक्टिव हुए हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मेरा थोड़ा सा उस पर रिजर्वेशन ये है कि उसमें अपोजिशन का कोई लोग शामिल नहीं है और जो साबिक वज़राए खारजा और साबिक सेक्रेटरी खारजा थे उनके भी डेलीगेशंस बनने चाहिए थे और ताकि एक अपोजिशन और हुकूमत का जो तासुर इस वक्त अलग-अलग का है ये ख़त्म होना चाहिए था। और हिंदुस्तान के अंदर भी देखिए, हिंदुस्तान को आप मामूली मुल्क ना समझे, अगरचे हमने उनको बड़े वाज़ेह तौर पे शिकस्त दी है लेकिन उसके बावजूद वो एक बड़ा मुल्क है, उसका एक जेस्चर है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में और सफारतकारी के महाज पे वो अपना एक नाम रखता है, इसलिए वो भी अपने कार्ड पूरे तरीके से खेलेगा। सलमान साहब, वो तो चल रहा है सफारतकारी वाला, लेकिन ये पानी के मामले पर क्यों मोदी जो है वो इतने पागल हुए हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जवाब दिया है? मोदी का मसला यह है कि मोदी को काफी सुबकी हुई है पाकिस्तान के तनाजुर में और जितने भी उनके अंदाजे थे वो सारे के सारे गलत साबित हुए और आलमी दुनिया में उनको सियासी तन्हाई का सामना भी करना पड़ा है और दाखिली पॉलिटिक्स में भी उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। फिर इस साल बहार समेत रियासत के कुछ इंतखाबात भी हो रहे हैं, अभी आपने देखा वो इंतखाबी जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग करना ये उनकी मजबूरी है, ये उनके इलेक्शन की जरूरत है और आपको पता है कि उनके पास जो प्लस पॉइंट है वो यही है पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा और पाकिस्तान बैशिंग की बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन जीतते हैं। तक ही महदूद अभी तो वो बयानात की हद तक है, लेकिन साथ साथ भारत एक तैयारी भी कर रहा है। यानी ये जंग खत्म नहीं हुई है, जंग का खतरा टला नहीं है। उसकी वजह यह है कि भारत को जो सुबकी हुई है उसका भी तो अजाला करना है ना और भारतीय अवाम को मुतमईन करना है कि देखें हमने भी दोबारा जवाबी हमला किया है। तो इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार है, लेकिन अभी फौरी तौर पे वो कुछ नहीं करेगा, पहले हालात देखेगा, फिर अब इंटरनेशनल सपोर्ट को गेन करने की कोशिश करेगा, जिसमें ख़ास तौर पे अमेरिका है, ख़ास तौर पे बरतानिया है, ख़ास तौर पे फ्रांस है, जर्मनी है, इसराइल है। इस सारी एक प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अभी उसने जो फोकस किया वो सफारती महाज के ऊपर है और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा जो है वो इस वक्त उसका सर फहरिस्त है। सलमान साहब, लेकिन शशि थरूर की जो क़यादत में उनके वफूद जा रहे हैं वो ऐसे मुल्कों में भी जा रहे हैं जहाँ पर डिप्लोमेटिकली जो अपनी बहुत एक आवाज़ नहीं रखते आलमी सतह पर, अक़वाम आलम में उनकी जगह वो नहीं है, तो उन्होंने तमाम इन ममालिक में भी अपना एक एजेंडा जो है वो फैलाने के लिए वो किया है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न ममालिक को देखें, मगरबी ममालिक को देखें, तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया की बहुत सपोर्ट होगी, इंडिया के हक में नारे बुलंद किए जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या अब इनको सिफारती सतह पर कोई कामयाबी मिल सकती है? देखिए नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, जहां से उनको एक्सपेक्टेशन थी वहां से तो उनको कुछ मिला नहीं, तो इसलिए एक नई सफबंदी हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इस नई सफबंदी में वो नए अलायंस तलाश कर रहे हैं और वो नए अलायंस तलाश करेंगे, कुछ नए ममालिक के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ट्रंप जो है वो आपको पता है अरब दौरे के ऊपर थे, वहां से वो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नई सफबंदी हो रही है और उन्होंने कहा कि अगर हमें जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है तो उनके मुतबादल हमें ममालिक दरकार होंगे ताकि हमें कोई सपोर्ट उस तरह से मिल सके। तो ये कोशिश तो इंडिया कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि आपके पास एविडेंस क्या है पाकिस्तान को इंगेज करने का कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है, क्योंकि अभी तक भारत पहलगाम के वाक़े के ऊपर कोई बड़ा सबूत नहीं दे सका है। तो इस वजह से सफारतकारी के महाज पे भी आप जाएंगे तो वो जज्बातियत की बुनियाद पे नहीं होगी, वो एविडेंस बेस्ड होगा ना। तो एविडेंस मुझे लगता है कि भारत के कमजोर हैं, ये उसका माइनस पॉइंट है। और दूसरा ये है कि जो भारत के बारे में एक तासुर था इंटरनेशनल दुनिया में, खुद अमेरिका को था, इसराइल को था, फ्रांस को था, जर्मनी को था,
वो भी तो टूटा है ना। उनको लगा कि ये जो भारत जितनी बड़ी ताकत हमें दिखाता था, इतनी बड़ी ताकत तो वो है नहीं है। और फिर रीजनल पॉलिटिक्स में जो उसकी चौधराहट का मसला था वो भी मुतासिर हुआ है। और पाकिस्तान जिसको हम समझ रहे थे वो बड़ा कमजोर मुल्क है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसने अपनी बर्तरी साबित करके रीजन कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को मनवाया है और बल्कि एक तवाज़न पैदा किया है। अब आप देखिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया में जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है, सफारतकारी के महाज पे, मीडिया के महाज पे, यकीनी तौर पे वो मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ा धचका है और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। और ये सारे जो बयानात है उसी सिलसिले में दिए जा रहे हैं। सलमान साहब जरा मुल्क की सियासत की जानिब आ जाते हैं। अलीमा खान साहिबा का एक बयान अभी हमने सुनवाया जिसमें वो बात कर रही हैं कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत की जाए। क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ क्या मायूसी का शिकार हो गई है जो डील की तरफ, टेबल टॉक की तरफ अब आना चाह रही है? लेकिन एक चीज़ और भी है, बानी पीटीआई तो सियासी लोगों से बात करना ही नहीं चाहते, तो फिर किस बुनियाद पर अलीमा खान साहिबा ये बात कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी और सीज़ फायर हुआ था, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जो सियासी कशीदगी है उसका सीज़ फायर होना चाहिए। ये एक असूली बात है और सब इस पर इत्तफाक करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीज़ फायर नहीं हो रहा। अब आपने कहा कि पीटीआई, बानी पीटीआई जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। वो ठीक चाहते हैं इसलिए कि ताकत उनके पास है, फैसला उनके पास है, इख्तियार उनके पास है। शहबाज शरीफ साहब के पास तो नहीं है। और वो बार बार कह रहे हैं कि हमने उन्हीं से बात करनी है जिनसे हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तो हुकूमत को ओन ही नहीं करते ना। वो तो कहते हैं कि इल्लीगल हुकूमत है, तो इसलिए वो हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे वो। और ये मैं आपको बताऊं, पीछे जो बातें चल रही हैं वो भी उन्हीं के साथ ही चल रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही चल रही हैं। अली अमीन गंडापुर किसके साथ फैसिलिटेट कर रहे हैं? ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, डॉक्टरों का जो वफद आया था, वो किसकी मदद के साथ पाकिस्तान आया था? कौन लोग जाके बानी पीटीआई से मुलाकातें कर रहे हैं? मुलाकातें चल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि जो डेडलॉक है, इमरान खान साहब जो है वो अपनी शराइत के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, बानी पीटीआई, और एस्टैब्लिशमेंट यकीनी तौर पे अपनी शराइत के ऊपर, और हुकूमत तो चाहती है कि पीटीआई के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान क्लैश जारी रहे, क्योंकि हुकूमत तो एक किस्म की बेनिफिशियरी है। वो क्यों चाहेगी कि उसके अंदर सुलह पैदा हो जाए और कोई मफाहमत हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, सीज फायर हो जाए? क्योंकि जितनी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई के अंदर होगी उतना फायदा जो है मौजूदा हुकूमत को होगा। तो इसलिए वो तो इसमें कोई बड़ी अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो भी ये कहेंगे हुकूमत के आपने हमारी शराइत के ऊपर बैठ के बात कर लें और हम जो कहेंगे कंडीशंस लगाएंगे वो कंडीशन कर लें। अब बानी पीटीआई को ये जो कहा जाता है ना कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, वो बनी गाला तक खुद को महदूद कर लें, जबान बंदी कर लें, सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दें, शाह महमूद कुरैशी समेत किसी और को पार्टी का सरबराह लगा दें, वो देखें वो तो अब शुरू से चल रही है। वो तो बानी पीटीआई मानते नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो अलीमा खान ने बात की है वो तो एक देखिए बहन है, बहन के नाते वो कहेंगी कि हमारे भाई को छूटना चाहिए। लेकिन जो पार्टी का कॉन्टेक्स्ट है, अब आप देखिए बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, जो वो बातें करते हैं, इमरान खान तो उसको डिनाई करते हैं। हाँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो मफाहमत की बातें कर रहे थे, बानी पीटीआई ने उसको डिनाई किया। इसलिए बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं, असद कैसर क्या कहते हैं, अलीमा खान क्या कहती हैं, सबसे मैटर ये करता है कि बानी पीटीआई क्या कहते हैं। बानी पीटीआई तो है वो अपनी शराइत के ऊपर चलना चाहते हैं, लेकिन अब उनके भी ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। जिस तरह से पाक भारत कशीदगी के बाद एस्टैब्लिशमेंट ने एक बहुत गेन किया है और जिस तरह से हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिला है और जिस तरह से इस वक्त बड़ी पजीराई हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की, तो हुकूमत तो इस वक्त एक अच्छे एज के ऊपर है ना, तो इसलिए वो तो इस वक्त किसी दबाव में नहीं है कि हमें हर सूरत में मुज़ाकरात करने चाहिए। अच्छा, फिर जो कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल प्रेशर आएगा अमेरिका समेत किसी और मुल्क से, वो भी प्रेशर हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए बानी पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं और इसी वजह से अब आप देखिए कि अब पिछले 3-4 दिनों के अंदर बानी पीटीआई के बयानात में भी काफी तलखी नजर आ रही है। और ये जो तहरीक चलाने की बातें हैं, ये तहरीक तो उस वक्त चलेगी जब पीटीआई अंदर से मजबूत होगी। अभी तो पीटीआई खुद अंदर से बड़ी तकसीम नजर आती है। तलखी की बात की, अलीमा खान साहिबा का ही बयान था कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल गेम कर रहे हैं। देखिए, ये बात मैंने आपके प्रोग्रामों में पहले भी कही थी कि बानी पीटीआई इस बात पे सख्त ना लाए, क्योंकि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं वो अभी तक बानी पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिलवा सके। ना बैरिस्टर गौहर साहब दिलवा सके, ना अली अमीन गंडापुर दिलवा सके, ना असद कैसर दिलवा सके, ना कोई और दिलवा सका। तो फिर बानी पीटीआई कहते हैं कि ये डबल विकेट पे खेलने का फायदा क्या है? अच्छा, फिर ये जो हमारे बैरिस्टर सैफ साहब थे, ये जो जाके मुलाकातें करते थे, यानी कोई रिलीफ तो मिले ना। पीटीआई को तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पीटीआई के तो लोग अंदर हैं, बानी पीटीआई अंदर हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही, उनके केसेस जो है उनको पेंडिंग किया जा रहा है, उसमें इल्तवा किया जा रहा है। तो जब आप उनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे, तो फिर आप ये कहें कि जी वो कोई रिलीफ देंगे, वो भी नहीं देंगे, फिर वो लड़ाई जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, जो इस वक्त हमारी सियासी कशीदगी
दोबारा अगर उभर के सामने आ जाती है एक ऐसे मौके पे जब भारत एक बड़े खतरे के तौर पर हमारे सामने मौजूद है, और वहां अगर हम आपस में दस्तों गिरेबान हो जाए तो ये मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल ठीक। और इन मामलात को जिस तरह से आपने कहा कि कशीदगी इधर भी कम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल, जो आलमी मामलात हमारे चल रहे हैं, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपको पता है कि एक्सप्रेसो हमेशा से हर वॉक ऑफ लाइफ के लिए हम कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वेंट करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी जगह आपको ज़रूर दिखाते हैं। ख़ासतौर पर जो सेगमेंट मेरा पाकिस्तान है उसमें आपको पता है कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और बच्चों के जो तालीमी सरगर्मियाँ उनको थोड़ी देर के लिए ब्रेक तो लगता है, लेकिन उनको किस तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखना है ये हम आपको हर साल बताते हैं। लास्ट ईयर समर वेकेशन में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्पॉट्स जो थे जिनमें तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनका फ़रोग होता है, वो फेरा फैज़ हमारे लिए लेकर आई थी। लेकिन आज जो एक जॉय ऑफ साइंस म्यूज़ियम जिसकी सैर वो करा रही हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम है और आज उसकी सैर करिए और कल फिर अपने बच्चों को भी लेकर जाइए। दौरे जदीद में साइंसी शऊर को बेदार करने के लिए जहां तालीमी इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं लाहौर में मौजूद ये जॉय ऑफ साइंस म्यूजियम न सिर्फ बच्चे और नौजवानों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी सीखने का एक बेहतरीन जरिया है। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर और इसका विजिट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हमारे साथ राफिया मौजूद हैं जो कि गाइड हैं इस म्यूज़ियम की। अच्छा राफिया, इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो म्यूज़ियम है ये बना कब था? ये हमारा नवंबर में इनोग्रेट हुआ था और कोर कमांडर का विजिट हुआ था, उसके बाद हमने इसकी इनोग्रेशन की थी। फिर ये पब्लिक के लिए भी ओपन था और स्कूल्स के लिए भी ओपन था और तब से अब तक ये मतलब फंक्शनल? जी फंक्शनल है। अच्छा राफिया, यहाँ पर मुझे ये हैंड बैटरी का एक सेक्शन नज़र आ रहा है, मुझे बताओ ये किस तरीके से परफॉर्म करता है? ये बेसिकली एक एग्जिबिट है जो हमारी बॉडी के अंदर के चार्जेस बताता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है ना उसके अंदर नेचुरली चार्जेस होते हैं। ओके। वही चार्जेस यहाँ पे शो करवाता है। ये आपको सामने एमीटर नज़र आ रहा है जो कि करंट को बताता है कि कितना करंट है। तो मैं अपनी बॉडी को मुहैया कर सकती हूँ? जी, आपकी बॉडी के जो चार्जेस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप दो न्यूट्रल पकड़ेंगे, जैसे ये कॉपर है तो ये देखें नीडल में डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई आपको, लेकिन अगर आप दो डिफरेंट पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी के चार्जेस यहाँ पे शो होंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं इसमें डिफरेंट रॉड्स को पकड़ती हूँ तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जाने का भी चांस है? जी जी जाए, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। ओह नाइस। आप पॉजिटिव ज्यादा है। मैं पॉजिटिव ज्यादा जी, आप पॉजिटिव ज्यादा है, आप नेगेटिव कम। ओह नाइस, जबरदस्त। तो बड़ी मजेदार एक्टिविटी। अच्छा मुझे बताएं राफिया, इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिसमें बच्चे और बड़े बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास ये स्पीड एंड रिएक्शन टेस्ट है। ये बच्चों में भी बहुत ज्यादा इन है और बड़ों में भी। अच्छा राफिया, ये जो एक्टिविटी है हमने इसको डिफरेंट वीडियोस में देखा है सोशल मीडिया पे, तो ये वही एक्टिविटी है जो मैं समझ रही हूँ? जी वही एक्टिविटी है। बेसिकली ये स्पीड एंड रिएक्शन टेस्ट हम इसको कहते हैं। ओके। और इसमें आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स कितना क्विक है वो हम देखेंगे। ओके। ये स्टिक्स गिरेंगी और आपने इनको क्विकली पकड़ना होगा। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा राफिया, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे और बच्चों के लिए कुछ इंटरेक्टिव गेम्स वगैरह मौजूद हैं? जी ऐसा है। ये हमारे पास एक एग्जिबिट है जिसमें हम स्टार को ड्रॉ करते हैं। आपने बेसिकली देखना मिरर में, क्योंकि मिरर में इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देती है। ठीक है। जब भी मिरर में लाइट फिल्स रिफ्लेक्ट होती हैं तो इस तरह की फ्लिप्ड इमेज दिखाती है। आपने उधर देखना है और ड्रॉ नीचे करना है और जैसे ही आप डिट्रैक्ट होंगी साथ ही वो एरर्स को काउंट करेगा। इसमें ये होता है कि आप कितने मल्टीटास्किंग है, आप एक टाइम पे कितने ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे मिरर में देखना है? जी, मिरर में देखकर नीचे ड्रॉ करना है आपने। इसमें आपकी जो मोटर फंक्शंस है ना वो आपके ऑप्टिक फंक्शंस के साथ सिंक होने चाहिए, अदरवाइज आप इसको इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ओके, आपका डन हो गया। यू आर क्वाइट गुड एट मैनी गेम्स। आपके सिर्फ 11 एरर्स थे।
सिर्फ 11 एरर है। तो मुझे बताएं मैक्सिमम एरर कितने होते हैं इसमें? इसमें 60 भी हो सकते हैं, इसमें 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग सिंक नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर फंक्शंस का सिंक होना जरूरी है ऑप्टिक फंक्शंस के साथ, अदरवाइज ये नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे मुझे कुछ डांसिंग पेपर क्लिप्स टाइप कुछ शो हो रहा है एक सेक्शन, तो वहाँ पर चलते हैं, मुझे बताओ ये किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा राफिया, ये जो सेक्शन है मुझे ये बताओ कि इसमें साइंस का कौन सा लॉ अप्लाई होता है? बेसिकली ये डांसिंग पेपर क्लिप्स हमारा एग्जिबिट है जिसमें लेंसेज लॉ अप्लाई होता है। उनके मुताबिक ये है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी यही चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना तो ये म्यूज़िक के साथ साथ रिस्पॉन्ड करेंगी, और अगर आप बोलेंगी भी तो आपके टोन के लिहाज से ये रिस्पॉन्ड करती हैं पेपर क्लिप्स। ठीक है, तो यानी ये डांस करेंगे जो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर, ये इसमें जब म्यूजिक चलेगा तो ये उसकी रिदम पे डांस करेंगी, और जब आप इस पे बोलेंगी तो ये आपकी रिदम पे डांस करेंगी। जबरदस्त। चलिए मैं इसको परफॉर्म करती हूँ अपनी वॉइस के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जबरदस्त। तो ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर ली है, अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अच्छा तो राफिया मुझे ये बताओ अब हम नेक्स्ट कहाँ पे मूव करने वाले हैं? नेक्स्ट हम वेंडी ग्राफ जनरेटर पे जाने वाले हैं, जहाँ पर आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं और एक्सपीरियंस ये करते हैं कि जैसे करंट होता है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमें करंट लगा, स्टैटिक चार्जेस, तो वो स्टैटिक चार्जेस आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से वो रश कर रहे हैं और आपके बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। चलें तो इसको परफॉर्म करें जी। अच्छा तो मुझे ये बताएं राफिया, मैंने स्टैंड कहाँ पे करना है? आपने इस डेक पे स्टैंड करना है। ओके, आप इस पे स्टैंड करके इसके ऊपर हाथ रखेंगे। ओके जी, दोनों हाथ से मैंने इसके ऊपर हाथ रख ली है जी, और अब मैं इसको स्टार्ट करूंगी। ओके ठीक है, तो आपको फील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अच्छा आप ये मेरे बाल देख सकते हैं कि ये चार्ज होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा राफिया मुझे ये बताएं कि ये कितना ड्यूरेशन का ये एक्सपेरिमेंट होता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे बाल खड़े हो जाएं तो फिर आप ज़्यादा देर तक इधर खड़े रह सकते हैं, अदरवाइज इतने भी इनफ है कि आप बस एक एक्टिविटी कर लें कि आपको पता लग जाए कि किस तरह से स्टैटिक चार्जेस एक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हाथ रब करने के बाद जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर थी वो डिस्चार्ज हो गई है, मेरे बालों को आप देख सकते हैं ये सेटल डाउन हो गए हैं। तो दिस इज साइंस, इसीलिए कहते हैं कि साइंस जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। राफिया मुझे ये बताओ कि अब हम नेक्स्ट कहाँ पे मूव करेंगे, कौन सी गैलरी में जाना है हमने? अब हम ऑटो एवोल्यूशन में मूव करेंगे, उस जोन में आप VR ट्राई करेंगे और सिमुलेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलें। अच्छा इस वक्त मैं एयरक्राफ्ट के सिमुलेशन में मौजूद हूँ। राफिया मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितने तरह के मोड्स हैं और ये एक्टिविटी खास तौर पे किस एज ग्रुप के लिए डिफाइन की गई है? हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट मोड्स हैं। ठीक है, जैसे कि लैंडिंग हो गया, टेक ऑफ हो गया और डिस्कवरी फ्लाइट। डिस्कवरी फ्लाइट में एरियल व्यू होता है किसी भी लोकेशन का जो आप सिलेक्ट करते हैं। ओके। और बाकी ये थोड़ा एज रिस्ट्रिक्टेड एग्जिबिट है क्योंकि इसके कंट्रोल सारे प्लेन की तरह के, ओरिजिनल प्लेन की तरह, क्योंकि एयरप्लेन सिमुलेशन पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए होती है। तो 11 to 12 ईयर्स को हम अलाउ करते हैं, उससे अबव जितनी भी एज ग्रुप आ जाता है उसको हम ट्राई करवा देते हैं। नहीं जी, इस वक्त हम टोक्यो में सैर कर रहे हैं और अभी मैं आपको कॉकपिट का व्यू दिखाती हूँ। ये आ गया जी हमारे कॉकपिट का व्यू। आप इसको थोड़ा सा स्टेबल करें, पुल करें। ओह, कहाँ जा रहा है? ये क्रैश होने जा रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरा जहाज जो है वो तो क्रैश हो गया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एज सच कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे पायलट्स हैं जो जहाज़ों को उड़ाते हैं उनको सलूट है क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल काम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉकपिट का एक व्यू यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी डिफरेंट तरह के बटन्स हैं जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो राफिया अब हम नेक्स्ट कहाँ पर मूव करेंगे? अब हम नेक्स्ट मदर नेचर चलते हैं। वो भी बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग एक जगह है क्योंकि वहाँ पे लाइव टर्टल्स हैं और लाइव फिशेस वगैरह। वाओ, ज़बरदस्त। चलें जी।
हमारे बैक पे एक दरख्त है, ये दरख्त आपको बोलता हुआ भी नजर आएगा, इसके आई बॉल्स भी रोटेट करते हैं और इसके जो पत्ते हैं वो भी मूव करते हैं और ये अपनी कहानी सुना रहा है एक दरख्त, ऐसे ही है जी। तो ये डिफरेंट स्टोरीज हैं जो इसमें ऐड की गई हैं? नहीं, ये अपनी एक ही स्टोरी सुनाते हैं। बेसिकली ग्रैंडफादर हैं ट्रीज के, जो कि मदर नेचर की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो अमूमन हमारे घरों में होता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो बैठ जाते हैं और बच्चों को कहानियां सुनाते हैं अपने दौर की। तो बेसिकली ये एक दरख्त है जो कि दादा अब्बू हैं और नए आने वाले जो जितने भी जनरेशन है उसको ये कहानियां डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा राफिया, ऊपर जाने से पहले ये जो सेक्शन है ये मुझे बताएं यहाँ पे क्या है और ये जो साइंटिस्ट हैं ये कौन साइंटिस्ट हैं? ये बेसिकली आइजैक न्यूटन है और ये सेक्शन हमारा टॉक टू द साइंटिस्ट के अलावा। अच्छा, इसी वजह से यहाँ पर एक एप्पल का ट्री भी है? जी ऐसे ही है, और यहाँ पर ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं और ये लॉज ऑफ मोशन भी खुद एक्सप्लेन करते हैं। जो स्टेम सेक्शन है मुझे बताओ इसके बारे में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ सबको मिलाकर सारे एग्जिबिट्स हैं ये, और वो 1 बाय 1 हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सब बच्चों को। ठीक है। और इसमें जो सबसे फन हमारा एग्जिबिट है वो रिएक्शन स्पीड की तरह का ही है, उसमें एरर्स भी होते हैं और वो मिस्टर बीन के थ्रू बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है। थैंक यू सो मच राफिया फॉर योर टाइम, और जिस तरीके से आपने इस पूरे म्यूजियम को एक्सप्लोर कराया है यार मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। जहाँ किताबें हमें सिर्फ अल्फाज सिखाती हैं, वहाँ पर इस तरह के म्यूजियम में आकर हम इन चीज़ों को तजर्बा कर सकते हैं, और कहते हैं ना कि तजर्बा ही असल इल्म है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से आगाज़ में हमने बात की थी कि ईद कुर्बा की आमद है, 9 दिन बाकी रह गए हैं और इस वक्त जो मवेशी मंडियों की सूरत हाल है वो जो है उसमें रश बढ़ता जा रहा है। जानवर ख़रीदने के लिए ख़रीदारों का रश भी बढ़ना शुरू हो गया है, भाव ताव चल रहा है। और हमने आपसे ये कमेंट किया था कि हम आपको जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में लगी है उसका अहवाल ज़रूर दिखाएंगे। इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे हैं आमिर फारूक इस वक्त मंडी में मौजूद है, उनसे जाने कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी आमिर फारूक, ज़रा बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं इस वक्त मंडी में? जी बिल्कुल, कराची की इस मवेशी मंडी को जो नॉर्दर्न बाईपास पर लगी है इसे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहा जाता है। वैसे अगर आम हालात में अगर आप देखें तो ये सन्नाटे वाली जगह है, इंसान का गुजर यहाँ पे बहुत कम होता है क्योंकि ये गैर आबाद जगह है। लेकिन अब जो है वो जंगल में मंगल का जो समा है उसका मुहावरा है, अगर आप सही मानों में देखें तो यहीं पर सादिक आता है। ना सिर्फ दिन में बल्कि रात की जो रोशनियाँ हैं उस वक्त आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या नहीं है यहाँ पे, जानवर तो हैं लेकिन जानवरों को देखने के लिए और ख़रीदने के लिए जो आ रहे हैं उनकी एंटरटेनमेंट के लिए जो सामान यहाँ पर मौजूद है वो भी हैरान कर देता है। कैमरों से यहाँ पे निगरानी हो रही है, चारों तरफ सिक्योरिटी है, अंदर भी सिक्योरिटी है। होटल्स हैं, वो होटल जो शहर में बड़े महंगे और अच्छी चेन समझे जाते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। चलें अब कुछ गाय बकरों की बात कर लें। कितने गाय आ चुकी हैं, कितने बकरे आ चुके हैं, कितने ऊंट आ चुके हैं, सराहीजाद आ चुके हैं, वो मौजूद हैं हमारे साथ इस मंडी के नॉर्दर्न बाईपास पे लगने वाली मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर शाहब अली। शाहब साहब से हम पूछते हैं कुछ तफसील के क्या मंडी की सूरत हाल है, मंडी कितने बड़े रकबे पर लगी हुई है। आप हैरान हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस मुल्क में किसी और मंडी में नहीं मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम शाहब साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप आमिर भाई? शाह साहब बिल्कुल ठीक। पहले तो ये बताएं ये मंडी का रकबा क्या है, कितने ब्लॉक है, कुछ तफसील बताएं। ये तकरीबन 1200 एकड़ पे मुहित है इस वक्त और बढ़ती चली जा रही है। माशाल्लाह लोग आ रहे हैं अपने मवेशी लेके, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रही है और तकरीबन इसके 12-14 ब्लॉक बन चुके हैं इस वक्त और मज़ीद आगे चल रहे हैं। और रौनकें तो आपने ख़ुद ही जिक्र कर रहे थे, रौनक ही रौनक है माशाल्लाह। मेला है, मेले का समय। और एक बात आपसे दरख्वास्त और है कि आपने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी, ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। एशिया के बाद मुसलमान कहाँ हैं जो हमसे कोई मुकाबला करे? अच्छा, ये बड़ा आपने दावा कर दिया है। तो ये दावा है
कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, एशिया के बाद मुसलमान बताइए कहाँ है। तो हमारी मुंह नहीं दुखना चाहिए, हमारा मुंह खुल के आना चाहिए, खुश होकर बताएं, दिल बड़ा करके बताएं कि हम वर्ल्ड बिगेस्ट कैटल मंडी में मौजूद हैं। अच्छा शाह भाई ये बताएं, वैसे बराह रास्त आपका ताल्लुक नहीं है कीमतों से, लेकिन एक 2.5-3 लाख की गाय तो मिल ही नहीं रही। सर 1.5 लाख की भी मिलेगी, 1.5 लाख की भी मिलेगी, घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 1200 एकड़ को घूमना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है, बाज़ दफ़ा शॉट ऐसा लगता है कि आप सीधे वहाँ उतरते हैं। कार पार्किंग हमने इतनी आसान पैसों में कर दी है कि लोग इस वक्त कार पार्किंग का स्टिकर लेके अंदर घूम रहे हैं। ब्लॉक्स इतने बड़े हैं, इतने कुशादा गलियाँ, इतने बेहतरीन रास्ते हैं कि लोग बाकायदा टेंट में बैठ के गाय ख़रीद सकते हैं, अपना मनपसंद जानवर ख़रीद सकते हैं। अच्छा एक चीज़, जानवर बीमार अगर किसी ने गलती से खरीद लिया, या आप मंडी में आने से कैसे रोक रहे हैं उसको? जी मैं आपको ले जाके विज़िट भी करा देता हूँ। हमारी पूरी मेडिकल टीम है जो एक वक्त में काफ़ी डॉक्टर्स लेके बैठे हुए हैं। वो हर गाड़ी को चेक करते हैं, नीचे उतरते हैं गाड़ी के और हर जानवर को चेक करके छोड़ा जाता है। और उसके बाद उन्हीं की टीम ब्लॉक्स में भी घूम रही है, फील्ड में भी है, गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पर। तो इंशाल्लाह कोई हम बीमार जानवर अंदर आने नहीं देते। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अच्छा ये बिल्कुल दुरुस्त का। अच्छा एक दावा आपने सुन लिया कि ये एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर आप आए, मज़ा आता है, आप हैरान हो जाते हैं कि मैं कहाँ आया हूँ, क्योंकि एक तस्वुर होता है ना जाएंगे और जानवर होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप जब इंटर होते हैं तो पार्किंग एरिया है, उसके बाद फूड कोर्ट है, जो पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, उसके ब्लॉक्स हैं, यानी आप गाड़ी में भी घूम सकते हैं, पैदल घूमना तो इस पूरी मंडी में नामुमकिन है। मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी गाड़ी में यहाँ पर घूमें। आपको शाह भाई वैसे 1.5 लाख कह रहे हैं, दिलवा देंगे, देखते हैं 1.5 लाख का दिलवाते नहीं दिलवाते, लेकिन यहाँ पर 50 लाख, 60 लाख और 1 करोड़ का भी जानवर मौजूद है। इसी तरह बकरों में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 50,000 का बकरा भी मिल जाएगा, और अगर आप भारी भरकम मुख्तलिफ नस्ल के बकरे लेना, वो बकरे लेना चाहें जिसकी कीमत 10 लाख भी है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। कई किसी के लंबे सींग है तो किसी के लंबे कान है, एक अजीब सा ऐसा मंजर है जो वाकई पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, एंजॉय करती हैं, और जिनको ख़रीदारी करनी है वो पूरा दिन यहाँ पर लगाते हैं, थकते नहीं है, चूँकि यहाँ पर उनकी इतनी बड़ी सहूलत है कि थकन उनका काम नहीं। और जितनी भी आपकी रेंज है, जितना भी आपको बजट है, आपको जानवर यहाँ से ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक आमिर, थैंक यू वेरी मच। और 1.5 लाख का जानवर आपको मिल ही ना जाए वहां पर, क्योंकि इस वक्त जितना भारी जानवर होगा उतने भारी पैसे भी अदा करने होंगे, और 1200 एकड़ पर किस तरह चलकर आप ढूंढेंगे यहाँ पर। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनको सेहतमंद जानवरों को वहां पर रखने के लिए एक मेडिकल टीम मौजूद है, जिसकी वजह से आपका जो सुन्नत इब्राहिमी है उसमें कोई जो बीमार जानवर है वो हायल नहीं आएगा। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जनाब। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। हमने क्रिकेट पर भी बात करनी है, इसके साथ साथ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, इस पर भी हम बात करेंगे, टिप्स भी लेकर देंगे आपको माहिर ग़िज़ाइयत से। लेकिन टॉप ऑफ द आवर आपको लिए चलते हैं सिरन किनारे। जी हाँ, सुबह सवेरे सिरन किनारे हमारा एक सेगमेंट है जिससे हम आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि बाकायदा इस सीरीज़ का पहला एपिसोड आज से आप देखेंगे, ताकि जो पैदल चलकर जो खूबसूरती एक्सप्लोर की है वक़ार अहमद मलिक साहब ने, उससे आप भी महसूस हो सके। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, और इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे बहुत कुछ है, यानी जंगली गुलाब है, एक खूबसूरत सी आबशार है, लाइट जो है वो बहुत ही खूबसूरत छिन छिन के आ रही है। और ये जो नए सफ़र का आगाज़ है इसमें हमारे साथ परिंदे हैं, बहुत ही खूबसूरत, एक जिसको तार साहब कहते हैं ना कुंज, यहाँ पे एक खूबसूरत कुंज है। और इस जगह का नाम, यानी यहाँ से हम इस सफ़र का आगाज़ करेंगे, पैदल सफ़र का आगाज़ करेंगे, ये वादी सिरन है। ये सिर्फ वादी सिरन की शुरुआत है। वादी सिरन से जब हम आगे जाएंगे, यकीनन इसमें झीलें भी हैं, आबशारें भी हैं, इसमें बहुत सारे टैलेंट है, खूबसूरत लोग हैं, शायरी है, अदब है, और इसके अलावा बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब बच्चे हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज जो हैं
वो है। लेकिन एक आंख होती है कि आप सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, फितरी मनाजिर को देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और आगे चले जाते हैं। एक ये होता है कि ना सिर्फ आप नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं बल्कि उसके जो हिडन फीचर्स हैं, यानी जो सबसे बड़ा खूबसूरत एक मिरेकल जो इंसान की सूरत में है उसको एक्सप्लोर करते हैं, लोकल कल्चर को करते हैं। और ये मैं कहता हूँ हमेशा इनसाइड, जिस तरह हम इनसाइड हुंजा आपको दिखाते हैं, इसी तरह ये आप इनसाइड सिरन दिखाने के लिए हमने रहनुमाई का जो फरीज़ा है वो वकास खान साहब उनके सर किया है। वकास खान जो है यहाँ पे समाजी रहनुमा हैं, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं, फलाई इदारे चलाते हैं। इसके अलावा इनका जो मैदान है वो फ़लसफ़ा है, नफ्सियात है, अदब है, मज़हब है। और इस हवाले से बहुत ही एक तालीम याफ्ता, बहुत ही एक पढ़ी लिखी आंख से इन्होंने इस सारी वैली को भी देखा है, ओवरऑल मानसरा को भी देखा है। और इस वक्त आसपास जो परिंदे हैं मैं आपको बता नहीं सकता क्या खूबसूरत हैं। वकास खान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पैदल सफ़र के लिए हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आपको कोई पैदल सफ़र में कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं, वैसे मसला नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त अहबाब साथ हों तो फिर और भी अच्छा और ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ऊपर से हो वादी सिरन, ये तो है कि आपको नेचुरल ब्यूटी भी, एक प्रिजर्वेशन जो है उसकी बुनियादी तौर पर, लोकल कल्चर, लोकल कम्युनिटी, चीज़ें अपनी असल में नज़र आती हैं। हमारे आसपास जो करीबी गांव हैं वहाँ से लोग यहाँ पे वो जो छोटी या मुख्तसर निक होती है, फैमिली के साथ आकर आप किसी भी जगह पे बैठे तो वो अपनी जगह पर एक खूबसूरती उसके अंदर नज़र आती है। पानी आपके करीब है, एक्सेसिबल है, रोड के ऊपर है, और ब्यूटी के साथ साथ वो जो एक पुरअमन है, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं करता, कोई आपको तंग नहीं करता है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ये एक बहुत फैसिनेटिंग है। तो ये जो एक और चीज़ है जो कि बहुत ही कमाल है वादी सिरन में और इस पूरी वैली में, वो है ये इसका जो तनव्वु है, इतना मुतनव्वे, यानी आप दरख्तों की स्पीशीज़ गिनते चले जाएं, आप परिंदों की जो बोलियां हैं वो सुनते चले जाएं। आपके पास ऐसी ऐप्स होनी चाहिए जो पत्तों को रिकग्नाइज करती हैं या जो परिंदों को वो रिकग्नाइज करती हैं, आपको बताती हैं ये कौन सा परिंदा है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना मुतनव्वे इतना है कि मतलब एक सहर अंगेज़ है। हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और यहाँ से हमारा पैदल सफ़र है वादी सिरन का, और रोज़ाना आपको सुबह सवेरे जो है वो सिरन किनारे इसकी कहानियाँ सुनाएंगे। इनसाइड सिरन, बहुत ही खूबसूरत लोग और बहुत ही खूबसूरत फितरी मनाजिर, ये तमाम चीज़ें इस सारे सफ़र का हिस्सा होंगी। तो चलते हैं, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलें सर। ये क्या है? ये जितनी भी ये लगा हुआ है, ये सब्जी है, और ये वाले जो खेत में आपको नजर आ रही है ये फूल गोभी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बंद गोभी नहीं, फूल गोभी। हाँ, फूल गोभी अभी इनिशियल स्टेज पे है। बिल्कुल जी हाँ, इसमें अभी वो कलर भी इसका ग्रीन है ना, व्हाइट नहीं हुआ। ये जो है ये ऊपर तो कोई ग्रीन सलाद, ये भी सैलेड ही है। ये भी सैलेड है। ये जो सैलेड का सुर्ख सा पत्ता होता है, ठीक है, और वो ऊपर वाला जो है वो ग्रीन है। वो ग्रीन है। सही सही सही। कोई वेजिटेरियन हो तो उसके लिए अगर कोई इस रुए जमीन पे कोई अगर कोई जन्नत हो सकती है तो यही हो सकती है। हर तरह की वेजिटेबल्स, वाह। फ्रूट भी बहुत होता है, वेजिटेबल्स भी बहुत ज्यादा। क्या बात। अच्छा, ये प्याज है, ये प्याज लगे हुए प्याज की फसल। क्या खूबसूरत है। वो सुबह मैंने एक दफ़ा, बहुत ही अर्ली लाइट थी, सूरज अभी तलू हो रहा था, तो ये तादे नजर ना इसके फूल इसके बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़ा ऊपर से ऐसे अलग सा बना हुआ होता है। अगर हम इसी तरफ चल पड़े हैं तो ये आगे करीब करके एक हमारे जानने वाले हैं। अच्छा, उनके पास खजाना है एक यादों का। अच्छा जी। और क्या खजाना है जी? उनके पास K2 के जो सबसे पहले जिन्होंने सर किया था 54 में, वो 54 में, हाँ। उनका भी ऑटोग्राफ है। और उसके अलावा भी बैरून दुनिया, बैरून पाकिस्तान बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं पाकिस्तान में,
टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए, माउंटेनियर्स वगैरह, उनके ऑटोग्राफ्स हैं। पूरी एक डायरी है उनके पास। उनका घर नज़दीक है, करीब है या चेक कीजिए, वादी सिरन है और K2 नागा पर्वत और ये तमाम चीज़ें फिर भी हमारे साथ चल रही हैं। यही है इनसाइड जो सिरन है। अच्छा, उनका नाम फरहान है। उनको आपने कॉल कर दिया ना? जी, उनसे बात हो गई। बेहतर है, चले यहाँ अगर वो इधर आ जाते तो वो भी बेहतर है। अच्छा जी, अब हम चाय खाना पहुंच गए। जी हाँ, ये है वेलकम टू न्यू चाय खाना। और ये जैसे ही आप सरन वैली बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, अभी हमें पैदल चलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और ये बीच में तंग कर रहा है। आपको तंग कर रहा है? ये मुझे ये कह रहा है कि आप उसको तंग कर रहे हैं। तो अब मुझे क्या मालूम कौन किसको तंग कर रहा है। इधर आ जाओ, ये है ही ऐसे। इधर यार इनका हार कितना खूबसूरत है, क्या खूबसूरत इन्होंने माथे पे ये बिंदियाँ सी ना, तो बहुत ही प्यारी। इसको बच्चों ने तंग किया और ये हमें तंग। अच्छा चले, आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, वो फरहान आ गए? फरहान आ गए। अच्छा जी, ये चाय खाना, ये फरहान साहब, ये फरहान साहब सामने ही बैठे हैं जी, हमसे पहले पहुंच जाए। जबरदस्त। ये जी हमारे फरहान साहब जिनकी हम बात कर रहे थे। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक था, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़ी हमने तो कहानियाँ सुनी, आप क्या पैटर्न? तो आप थोड़ा सा बताएंगे इसमें किन किन लोगों के ऑटोग्राफ्स? अच्छा सर, तो ये है कि जो 2003 और 2009 के दरमियान का वक्त था वो छतर मोटेल में गुजारा मैंने। छतर मोटेल बड़ी मशहूर, जो छतर प्लेन्स में बिल्कुल स्टार्ट पे एक होटल आती है, जो कि जिसकी कमाल एक तारीख है। खैर जी, तो वहाँ अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो उनको पूरा करने के दौरान मुझे फॉरनर से मिलने का मौका मिला। और उसी दौरान चूँकि वो ज़माना टेक्नोलॉजी का नहीं था, कैमराज नहीं थे, बाकी ऐसी इक्विपमेंट्स हमारे पास थी नहीं, तो जहन में एक चीज़ आई कि क्यों ना इन लोगों से ऑटोग्राफ लिया जाए। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, जिनमें से सुपरस्टार्स भी हैं दुनिया के हवाले से भी, तारीख़ी हवाले से भी, जिनमें से एक लाची डाली इटालियन कोपेमा, जिन्होंने पहली बार K2 को सर किया 1954 में। उनसे मेरी मुलाकात 2007 में जब गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी K2 को सर करने की, तो उस दौरान वो हमारे रेस्टोरेंट आए। काफ़ी तो ज़ईफ़ होंगे उस टाइम। जी, काफ़ी ज़ईफ़ थे, और उसके 2 साल बाद गालिबन उनका इंतकाल भी हो गया था 2009 में। जी, 2009 में। तो उनसे ऑटोग्राफ लिया, चूँकि इंग्लिश तो उनकी अच्छी नहीं थी इतनी, तो अपनी ज़बान में 2-4 बातें उन्होंने की। और ये डायरी है, इसमें खजाना है डायरी। इसमें बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तानी भी हैं। अच्छा, ऑटोग्राफ है। और जी, वाह वाह वाह। अच्छा, ये जो ऑटोग्राफ है ये उनका ऑटोग्राफ है। और अभी हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते कि अमीर मेहदी ने पहले सर की थी या उन्होंने सर की थी, वाला एनीवे। अच्छा, ये कमाल बात है। और ये ऑटोग्राफ है, इसके अलावा कोई और आप बताना चाहिए? तो बहुत सारी है। जी, बहुत सारी है। इसमें बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो गुमनाम हीरोज भी है। विलार रोजोफ, ये 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन इन स्काई डाइविंग रह चुके थे, और बेस जंपर थे, और पहला ग्लाइडर थे। लेकिन की मौत हुई क्योंकि नेपाल में अमर दलाम पहाड़ी से कूदते हुए उनका जो है ना दूसरी सिमत में जो पहाड़ तो उससे टकराव हुआ, और उसके बाद उनकी मौत हो गई 52 साल की उम्र में। इनके काफ़ी रिकॉर्ड्स थे। यहाँ पे हमारे पास मोनिका रोगोजिन्स्का, पोलिश जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने सियाहत पे बहुत काम किया, और बहुत बड़ी उनकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है पोलिश जो पोलैंड की जो सियाहत है उसके लिए बहुत काम किया। वो एक मशहूर शख्सियत है। फिर थियागो गिलार्डी, एक ब्राज़ीलियन निशात अमेरिकन, वो यहाँ पे आए, साइकिलिस्ट थे, तो उनसे मुलाकात हुई। ये एक बात बताएं कि ये जो खजाना है और ये बहुत ही खूबसूरत, ये आप देख रहे हैं इस हालत में, तो ये मतलब इतना सेफ नहीं है। जी, जी। तो ये आपने कोई ऐसा किया है कि इसको डिजिटाइज किया हो, या कहीं फेसबुक पे या किसी जगह पे, या अलग से, ताकि ये महफूज हो जाए? नहीं, तमाम तो नहीं, कुछ ऐसी जो स्टोरीज लिखी मैंने, उनके साथ जो इनके इमेजेस मैंने की हुई है, लेकिन जी वो हैं, लेकिन सबके नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डायरी है और इसको ज़ाहिर है वो करना, महफूज करना भी ज़रूरी है। शुक्रिया फरहान भाई। नाज़रीन, इस वक्त हम चाय खाना पे बैठे हैं, और ये जो चाय खाना है ये बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। और आज का जो हमारा सफ़र था, ये जहाँ से सरन वैली स्टार्ट होती है वहाँ से यहाँ तक है।
जितना भी ये जो कराकोरम हाईवे है, इस पे जो होटल्स थे या इस तरह की जो रेस्टोरेंट्स थे, जिस तरह ये छत्र प्लेन की बात कर रहे हैं, उनकी एक तारीख है। और यकीन कीजिए कि वो तमाम के तमाम अजायब घर हैं और ऐसे ऐसे अजायब, मतलब उनकी एक हिस्ट्री है, तारीख है। और शायद किसी ने अगर सेव किया है तो वो K2 मोटेल ने की थी, अब तो खैर वो K2 मोटेल बंद है कर दूंगा। अदरवाइज़ ये पूरा अजायब खाना है जो कराकोरम हाईवे, और क्या इसकी खूबसूरत तारीख है। विकास भाई, अब ये जो सफ़र है आज का, ये जो एपिसोड है, मगर यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और अगली जो है फिर हमारा सफ़र जारी है पैदल, इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर चाय खाना से आगे जाएंगे। और आज तो आपको बड़ा खजाना मिल गया, आज वो बहुत बड़ा खजाना मिल गया। तो अगली केस में फिर मुलाकात होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी हैं और इससे इंसान, चरिंद परिंद और फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। फलों के बादशाह आम भी इसकी जद में आ चुके हैं और मार्केट में भी ये नजर आ रहा है। आप लेने जाएं, आम आपको नहीं मिलते हैं। जनूबी पंजाब में फलों के बादशाह आम की पैदावार और इस साल अच्छी, तकरीबन 18 साल में जो है अच्छी रही। पाकिस्तान में 18 लाख मैट्रिक टन आम पैदा हुआ है, जिसमें से सिर्फ 6% यानी 1 लाख मैट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट होता है। रवां सीजन के दौरान 1,25,000 टन आम बरामद करने का हदफ मुकर्रर किया गया और आमों की बरामद से मुल्क को $10 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को है। इस पर हमने बात करनी। जी हाँ, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल गफ्फार ग्रेवाल साहब, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर बात कर लेते हैं ज़रा मौसमियाती तब्दीलियों का। हमने जिक्र किया, आपके सामने है जिस तरीके से आंधी और तूफ़ान था गुज़िश्ता हफ्ते भी और इससे कबल भी। ये बताएं कि आपकी जो फसल है वो किस हद तक इससे मुतासर होने का खदशा है? ये तो मई का जब स्टार्ट होता है, जब आम का साइज 100 ग्राम से बड़ा हो जाए, तो उसके बाद फिर ये जब भी आंधियां आती हैं तो ये रिस्क पे होता है। तो ये एक हर साल की रूटीन है, ये ग्रोअर्स भी समझते हैं और बाकी जो क्रॉप को हैंडलिंग करने वाले हैं वो भी ये समझते हैं कि आंधियां हमेशा 10 से 15% तक अपना शेयर हर साल लेती हैं। तो अभी तक यही सूरत हाल है, कोई ऐसा बड़ा तूफान अभी तक नहीं आया। राइट। तो अब्दुल गफ्फार साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मार्केट में आम नजर आ रहा है, खासकर सिंदरी आम नजर आ रहा है, उसकी भी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा क्यों है? सर, ये जो इस साल एक तो ये है कि फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट हुई है और क्रॉप अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुई। सिंध से जितना आम आ रहा है वो आप देखें तो उसके ऊपर झुर्रियां भी पड़ रही हैं। तो झुर्रियां उस आम पे पड़ती हैं, श्रिवलिंग उस आम पे होती है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ होता पौधे के ऊपर, और हम इसे उतार के पकाने की कोशिश करते हैं। तो आम तौर पे मई के आखिर में आम तैयार हो जाता है। क्योंकि इस साल क्रॉप थोड़ी लेट है, फ्लावरिंग लेट हुई थी, तो इसलिए अभी तक ये क्रॉप प्रॉपरली मैच्योर नहीं है जो मार्केट में आ रही है। एक हफ्ते के बाद जो क्रॉप आएगी वो अपनी प्रॉपर मैच्योरिटी पे आएगी और वो अच्छी क्वालिटी होगी उसकी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जनूबी पंजाब में कहा जा रहा है कि इस बार जो आम की पैदावार है वो अच्छी हुई है। आपकी रिसर्च क्या है? पिछली बार से ज्यादा अच्छी रिसर्च है? कोई कीमतों में भी फर्क पड़ेगा अच्छी पैदावार से? नहीं, ये मेरे ख्याल वो डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा चल रही है। पिछले 4 साल में हमें जो अच्छी क्रॉप मिली है पंजाब में, आम तो होता ही सारा साउथ पंजाब में है, तो जितनी अच्छी क्रॉप मिली है वो हमें सिर्फ 2023 में मिली है। 22 में भी क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हुई थी, पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई थी। लास्ट ईयर का और इस साल का फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट ईयर पौधों के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लावरिंग ही कम हुई थी। इस दफा जो है वो फ्लावरिंग हुई और फ्लावर डैमेज हो गए। ये डिफरेंस है। बाकी पिछले साल की क्रॉप और इस साल की क्रॉप, इसमें कोई 5 से 10% का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। और ये जो है रवां सीजन बताया जा रहा है 1,25,000 टन आम बरामद करने का हदफ है, तो पूरा किया जा सकेगा? सर, ये जो 1,25,000 टन का हदफ है ना, ये पाकिस्तान के मैंगो सेक्टर के लिए कोई बड़ा नहीं है। हमारी 3 वैरायटीज ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। मेजर तो 2 हैं, कुछ शेयर तीसरी का है। जो मेजर वैरायटीज हैं वो सिंदड़ी और सफेद चौंसा है। ये दोनों वैरायटीज जो है, खास तौर पे सिंदड़ी, इसकी क्रॉप पंजाब के अंदर तो बहुत अच्छी है। इस वक्त हम 10 किस्में काश्त करते हैं पंजाब में,
तो सबसे अच्छी जो कंडीशन है इस वक्त वो सिनरी की है। तो अगर ट्रेड में जो जब एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट चैनल में कोई डिस्टरबेंस नहीं आती, तो फिर ये कोई बड़ा हदफ नहीं है, ये हदफ पूरा हो जाएगा। 100 दिन का हमारा एक्सपोर्ट का सीजन होता है, तो ये बहुत लंबा सीजन है, ये फिगर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार गरेवाल साहब हमारे साथ मौजूद। उनकी जो पैदावार है और जो ज़र मुबादला उसे कमाया जा सकता है, उस पर हम बात करते हैं। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जनाब, आगाज में हमने आपसे कहा था कि क्रिकेट पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की थी शानदार फतह थी, उस पर बात करना तो बनता है। बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज है उसका आगाज हो चुका है और जनाब फातेहाना अंदाज हुआ है। पहले मैच में 37 रन से फतह हासिल कर ली है कौमी टीम ने और 1-0 की बर्तरी सीरीज में हासिल कर ली। और गद्दाफी स्टेडियम में जी मैच खेला गया और जो पूरी तफसील थी मैच की वो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर ली। अब जरा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपके वक्त का सुबह खैर, कैसे हैं आप? जिना आपको भी सुबह खैर और अली आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू भट्टी साहब। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फातेहाना आगाज हुआ है T20 सीरीज का, आप क्या कमेंट करेंगे? कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? हम जो कह रहे थे कि सीनियर्स को निकाल दिया है, जूनियर्स को रख लिया है, तो कैसी परफॉर्मेंस है टीम की? देखिए ना, बांग्लादेश की टीम का अगर आप इस वक्त ICC रैंकिंग में देखें तो बांग्लादेश 9वें नंबर की टीम है, पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम है। तो हमारी ऑपोजिशन तो खैर बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस मैच के पॉजिटिव बहुत है। खास तौर पर जब से सलमान अली आगा पाकिस्तान के नए T20 कप्तान बने हैं, और 3-4 दिन पहले ज़ाहिर इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जब माइक हैसन पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने तो वहां भी अब हमें चेंज नजर आ रहा है। मैं 2-3 स्टैट्स जो हैं आप दोनों से शेयर करूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि अब पाकिस्तान टीम जा कहाँ रही है। कल जो गद्दाफी स्टेडियम में मैच हुआ, पहले 2 ओवर्स में पाकिस्तान ने दोनों अपने ओपनर्स को गंवा दिया 15 रन के स्कोर पर। उसके बाद पाकिस्तान ने 200 रन बनाए अली और हिना, लेकिन आप देखें इन 2 रन में पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने 35 से ज्यादा गेंदें नहीं खेली। तो वो स्ट्राइक रेट का इशू आता था, वो हमें कल कुछ उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आई। फिर गद्दाफी स्टेडियम जो PCB का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ग्राउंड है, वहां कल पाकिस्तान ने अपनी T20 हिस्ट्री में पहली बार 200 रन अबूर किए। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी अपने ग्राउंड पर 200 रन नहीं बनाए थे। ये कल जो पाकिस्तान ने 200 रन बनाए हैं, पाकिस्तान ने पिछले 7 मैचों में तीसरी बार 200 का हिस्सा अबूर किया है। नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर एंड मोहम्मद रिजवान, लेकिन इन 7 मैचों से पहले जो 50 मैच पाकिस्तान ने खेले, हिना और अली, पाकिस्तान ने कभी 200 रन का हिस्सा अबूर नहीं किया था। इसका मतलब है जो नए लड़के आए हैं, जो नए लड़कों को टास्क दिया गया है मॉडर्न डे क्रिकेट का, तेज खेलने का, तो आप देखें 200 के स्ट्राइक रेट से भी कल बैटिंग हुई है, तो पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम नजर आई है। फिर जो हमारी क्रिकेट 3-4 शहरों के गिर्द घूम रही थी, मेरे ख्याल में वो माइंडसेट भी अब तब्दील होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के जो पिछले सालों में जो पाकिस्तान के 3 बड़े पिलर्स थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, उनके बगैर अब पाकिस्तान क्रिकेट में आगे बढ़ना शुरू किया है। और आप देखें बांग्लादेश की टीम अगेन बहुत मजबूत अपोजिशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इस टीम में हमें कल चेंज नजर आया। राइट। लेकिन अब्दुल माजिद साहब, फिर वही बात है कि एक मैच जीतने से तो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम कि हम कहाँ को जा रहे हैं। और अगर सीनियर्स की अदम मौजूदगी पर हमने एक मैच जीत लिया, आपको लगता है ये सीरीज हम क्लीन स्वीप कर सकते हैं? देखो, बिल्कुल पाकिस्तान का आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि एक मैच से किसी टीम की टीम का तयन नहीं कर सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है, इन नौजवान खिलाड़ियों में इन बड़े खिलाड़ियों को रिप्लेस करना है जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, तो फिर परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आप पाकिस्तान के मुकाबले में कल बांग्लादेश की टीम को देख लें, बांग्लादेश के पास भी वेस्ट इंडीज के फिल सिमंस, उनके भी नए हेड कोच आए, कल वो हार गए 201 रन चेस करते करते 164 पर आउट हो गए, लेकिन आप देखें उनका बल्ला नहीं रुका। उनके जो टेल एंडर्स आ रहे थे वो भी चौके छक्के मार रहे थे,
तो यही मॉडर्न डे क्रिकेट है कि अगर हमने दुनिया से कम्पीट करना है, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप जो हमने टारगेट किया हुआ है कि वर्ल्ड कप में हमने अच्छा मकाम बनाना है, तो हमें मॉडर्न डे क्रिकेट यही है कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है, पेस खेलना है। ये जो डॉट गेंदों का जो पाकिस्तान का माजी में एक हमें माइंडसेट नजर आता था, उसको चेंज करने की जरूरत है और कल हमें वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। और भट्टी साहब, जिस तरह से हमने इंडिविजुअली अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कप्तान सलमान अली आगा की थी ही परफॉर्मेंस जबरदस्त, तो उसके बाद दोनों हसन जिस तरह से छाए रहे, क्या कमेंट करेंगे हसन नवाज की परफॉर्मेंस पे और हसन अली की परफॉर्मेंस पे? देखें, अगर कप्तान हिना परफॉर्म कर दे तो कहते हैं ना क्रिकेट में कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो अगर कप्तान परफॉर्मेंस दे दे और मुश्किल वक्त में दे दे जब 15 रन आपके दोनों ओपनर्स आउट हो गए, तो ये फिर इंस्पिरेशन होती है नीचे आने वाले प्लेयर्स के लिए। आप देखें हसन नवाज ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है, जो उनकी 44 रन की इनिंग है। फिर जो 48 रन शादाब खान ने बनाए हैं उसकी भी तारीफ करना पड़ेगी, वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। फिर हसन अली, मैं इस मैच से हटकर एक आपसे चीज शेयर करूं कि कल शाम को हम टीवी चैनल पर ये खबर देखते रहे कि हसन अली की वालदा के साथ एक वाकया हो गया जिसमें उनसे उनका पर्स छीन लिया जिसमें 2.5 लाख रुपए थे। तो मेरे ख्याल में वो हसन अली की वालदा से जो वाकया हुआ, फास्ट बॉलर्स कहते हैं कि अक्सर गुस्से में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो जो गुस्सा है हसन अली की वालदा के साथ जो एक वाकया हो गया गुजरांवाला में, उम्मीद है कि पुलिस उस केस को सॉल्व करेगी, लेकिन उसका असर हमें हसन अली की परफॉर्मेंस में नजर आया। उन्होंने गुस्सा निकाला, 5 विकेटें ले ली उन्होंने और फिर रन्स भी नहीं दिए। अब्दुल माजिद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त भी हमें बैटिंग लाइनअप को लेकर थोड़े से तशवीश है कि अगर हम रिजवान और बाबर की भी बात करते हैं तो वो भी अगर पहले आते और फ़खर और साइम की तरह आउट हो जाते तो हमारे मिडिल ऑर्डर नहीं संभाला इस मैच को भी। आपको लगता है कि इस ऑर्डर में कुछ तब्दीली आनी चाहिए या फिर ये ऑर्डर जो है इसको मुस्तहकम प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसकी वजह से ये स्टेबल हो सके? देखिए अली, अभी क्रिकेट में एक मफरूजा बार बार यूज होता है कि जब तक सिस्टम को हम टाइम नहीं देंगे, हम ओवरनाइट रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते कि अलादीन का चिराग नहीं है कि हम रगड़ेंगे और पाकिस्तान की टीम नंबर 1 बन जाएगी। तो जो भी हम प्लेयर अब खिला रहे हैं उनको अब हमें मौका देना पड़ेगा, नए प्लेयर्स को भी उतना ही मौका दें जितना हमने बाबर को दिया, रिजवान को दिया या शाहीन को दिया। लेकिन कल ड्यूरिंग मैच जब मैं टेलीविजन पर स्टैट्स देख रहा था कि सिंस 2024 पाकिस्तान के बॉलर्स का जो इकोनॉमी रेट है वो 8.5 है। हम बार बार अपनी बैटिंग की तो बात करते हैं, लेकिन हमारी बॉलिंग में भी हमें बहुत लेट डाउन किया हुआ है। हम लोग बाबर आजम और रिजवान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कल के मैच में अगर हम देख लें कि हारिस रऊफ जो थे, जो पाकिस्तान के इस वक्त कल वाली टीम में हसन अली के बाद सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, उन्होंने पर ओवर 12 रन दिए। तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ पर भी अब हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हमारे पास पीछे नसीम शाह बैठे हुए, उनको ट्राई करें। अभी अब्बास आफरीदी टीम में हैं, उनको देखें। इवन अली रजा जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो पिशावर दलमी से अली रजा को देखें। उबैद शाह नसीम शाह के छोटे भाई हैं, उनको ट्राई करें हमारे पास। लेकिन हारिस को हम ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जो है ना वो जरूरी है। लेकिन अली अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है नहीं ना, हमने अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मैचेस खेलने, फिर अफगानिस्तान के साथ सीरीज है, लेकिन 30 मैचेस हैं बिफोर T20 वर्ल्ड कप। तो मेरे ख्याल में इन 30 मैचों में हमें एक शक्ल नजर आ जाएगी कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को कहां। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपका सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो परफॉर्मेंस चल रही है और आगे चलकर क्या असरात हो सकते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आपका हिम्मत चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हाजमा वो अमल है जिसके हमारा जिस्म खुराक को तोड़कर तवानाई हासिल करता है और ये निज़ाम हमारे जिस्म में बहुत से अहम अज़ा पर मुश्तमिल होता है, जैसे मैदा, आंतें, जिगर, लबलबा।
अगर हमारा निज़ाम हाजमा या निज़ाम इन्हज़ाम दुरुस्त काम ना करे तो बदहज़मी, मैदे की तज़ाबियत, अल्सर और जिगर की बीमारियां लाहक हो सकती हैं और ऐसे में इंसानी जिस्म कमज़ोर, बीमार और गैर मुतहरिक हो जाता है। आज इस अहम तरीन इशू पर हम बात करेंगे और आज दुनिया भर में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है। ये हर साल 29 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस दिन का मकसद लोगों में हाजमे की बीमारियों से मुतालिक आगाही पैदा करना है और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तरफ राग़िब होना है। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। मारिया खान माहिर ग़िज़ायत एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। गुड मॉर्निंग मारिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आप लोग भी खैरियत से हैं और आई एम सो ग्लैड कि आपने आज ये बहुत अहम टॉपिक आपने जो है पकड़ा है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे, हेल्थ डे है आज। और अगर हम इस पे बात करें ना, सबसे पहले अगर मैं एक साइंटिफिक बात समझ जाऊं कि हमारे जिस्म में जो सेरोटोनिन है, जो हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, वो 95% 95% हमारे गट में पाया जाता है। हमारे निज़ाम इंहिज़ाम से मुंसलिक है। साइंटिफिकली हमारा दूसरा ब्रेन है, एक ब्रेन यहाँ पे, दूसरा हमारा निज़ाम इंहिज़ाम है। जब हम गट, हम कहते हैं ना, अक्सर लोग मुझे आगे से पूछ रहे हैं गट का मतलब क्या है, गट क्या है, तो गट शुरू होता है हमारे मुंह से। इसोफेगस आता है, मुंह आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डाउन टिल रेक्टम। तो ये पूरा गट है। अब इसकी हेल्थ पे अगर मैंने ख्याल रख लिया तो सबसे पहले क्या होगा कि 95% अगर मेरा सेरोटोनिन मेरे इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में है, तो मेरी मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला मेरा सेरोटोनिन बढ़ेगा, मेरा हैप्पी हार्मोन बढ़ेगा। सो डाइजेशन के अराउंड अगर मैं नॉर्मली देखूं, मेरी प्रैक्टिस में भी जितने भी मसाइल हैं, जितने भी हेल्थ रिलेटेड मसाइल हैं, वो सारे डाइजेस्टिव ट्रैक के मसाइल की वजह से ही आते हैं। जब हम ऑब्वियस सी बात है, जो मेन प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर में जब फूड की क्वालिटी भी काम की नहीं होगी तो वो खराब तर होता जाएगा ना। प्रोसेसर एक पूरा, जैसे हमारी एक मशीन होती है, ग्राइंडिंग मशीन होती है, वो मशीन की क्वालिटी तभी हम बरकरार रख सकेंगे जब उसकी हम टेक केयर करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे और उसके लाइफ लॉन्ग चलाने के ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि बहुत सी पैकेज फूड जो हैं, हमें उससे भी देखा है कि लोग बीमार होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर जो दूसरा फूड है जिसे पैकेज नहीं किया जाता, प्रिजर्वेटिव्स उस पर नहीं लगाए जाते, वो जल्दी ख़राब होने का अंदेशा होता है और उससे फूड पॉइजनिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो इसमें कैसे जो है बैलेंस रखा जाए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो अल्लाह ने हमारा जिस्म बनाया, उसके बाद इस जिस्म के लिए क्या क्या चीज़ें हैं इसको फ्यूल करने के लिए वो भी बनाई। तो हमारे पास आ गए फल, सब्जियां, नट्स आ गए, दालें आ गई, ये सब कुदरती कायनात जो है ना, कुदरती तौर पे इसको क्रिएट करती है। जितना ज्यादा हम उसकी तरफ जाएंगे और जितना फ्रेश उसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा ये ट्रैक बेहतर रहेगा। जितना हम प्रोसेस जो है, उसका मतलब है जो भी चीज डब्बे में, अगर भले वो एप्पल जूस है, एप्पल जूस है, डब्बे में पैक्ड है, वो प्रोसेस्ड है। एप्पल आपने बाजार से, रेडी से आपने एप्पल खरीदा और एप्पल को आपने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपने उसको ग्राइंड कर दिया, उसकी स्मूदी बना ली, वो रियल एप्पल है। तो एक घर में बनाए हुए फ्रूट जूस से को आप कंपेयर नहीं कर सकते डब्बे में पैक्ड कोई भी चीज। जहाँ पे फैक्ट्री दरमियान में आ गई है, वो प्रोसेस हो गई। तो ये सारे, सबसे पहले इन चीजों को हम इनको छोड़ दें। ठीक, आप बस सोचें कि डब्बे से कोई चीज मैंने नहीं उठानी, रेडी से चीजें उठाएं, रेडी से फल लें, रेडी से सब्जी लें और उनको जितनी वो फ्रेश होंगी, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा पुरानी कोई चीज है तो वो हम देख के बता सकते हैं। और यहीं पे पता चलता है कि अगर आप सेब भी बाहर रखें, राइट, तो वो 2-3 दिन के बाद वो अपनी शेल्फ लाइफ, मतलब वो डिके हो जाता है, डाई हो जाता है, खो देता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सा हमारे शऊर को बेदार करने वाली बात है कि हम अगर ये सोचें कि ये कैसे, हाँ जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये डब्बे में पड़ा हुआ है, 10 साल के बाद एक्सपायर भी नहीं हो रहा, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? तो जब हम सेल्फ केयर की बात करें और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें, तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ये बेसिकली, कि आप अपने जिस्म की, अपने दिमाग की, अपने दिल की, अपने सारे अज़ा की
इज्जत करने। सबसे पहले इज्जत होगी ना तो आप कहेंगे कि नहीं, ये डिजर्व नहीं करता ये जिस्म, मेरा कोई भी आज़ा ये इस किस्म का ट्रैश डिजर्व नहीं करता। जिस तरह हम बहुत सी चीजों पे स्टैंडर्ड लगाते हैं ना, ये कपड़े ऐसे वाले नहीं या जूते ऐसे वाले नहीं होने चाहिए या फलानी गाड़ी मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक, बहुत सी चीजें लोग दिमागी तौर पे सोचते हैं। तो खाने के ऊपर भी अपना स्टैंडर्ड लगाएं कि नेचुरल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक मारिया। अच्छा, वी हैव लाइक 30 सेकेंड्स। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने डाइट प्लान हमें बता दिया है कि आपने फ्रेश चीज़ें यूज़ करनी है, पैकेज फूड को आप इनकार कर दें, आज के दिन के हवाले से खुसूसी तौर पर जो अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, इसमें मतवाज़न डाइट के साथ साथ जो एक्सरसाइज है, जो वर्जिश है, उसका क्या रोल है? एक्सरसाइज वर्जिश का बहुत अहम रोल है, वो तो लाजमी है ना, वो तो नॉन निगोशिएबल है, मतलब इस पे कोई बातचीत ही नहीं है, बिल्कुल जैसे नमाज नॉन निगोशिएबल है उसी तरीके से आपने वर्कआउट को लेना। एक और चीज हम अगर देखें, डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला आता है ब्लोटिंग का। इसको आप खत्म कर सकते हैं, हर नवाले को 40 बार चबाएं बैठकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिटरली 40 बार गिने। आप देखेंगे कि आपका जो गैसेस आपके स्टमक में बन रही हैं, आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आपका जो मैदा सूज रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम पर तमाम जो चीज़ें हैं, जो जैसा कि मारिया ने बताया है, सिर्फ वही असर नहीं करती, आपका डिप्रेशन भी उस पर असर करता है और उससे भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। तो उसका भी ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखें और वो काम करें जो आपकी रहती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।